हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब मज़े में होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं JCRT क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर 4, जिसका नाम है कृषि। ऑल क्वेश्चंस एंड आंसर्स, यानी इसमें जितने भी क्वेश्चंस आंसर दिए हुए हैं सबको हम लोग करने वाले हैं। और चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दे, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा, अगर पुराने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि आपके तरह लोगों को भी फ़ायदा मिलता रहे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं JCRT क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर 4। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, कृषि एक खाली स्थान क्रिया है। तो कृषि क्या है? तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। दूसरा नंबर है, भारत की कुल भूमि का डैश प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है। तो भारत की कुल भूमि का 75% जो कृषि मतलब पार्ट है वो कृषि योग्य है। तीसरा है, स्थानांतरित कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग झूम खेती के नाम से जानते हैं। चौथा है, चाय, कॉफ़ी, रबर डैश कृषि का फसलें हैं। तो ये रोपन कृषि का फसलें हैं। पांचवा है, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन। चीन चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चलिए थोड़ा सा नीचे करते हैं, 2 नंबर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है कपास को, पटसन को, गन्ना को या सोना को? तो पटसन जो है इसको हम लोग सुनहरा रेशा के नाम से जानते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है भारत, इथोपिया, ब्राज़ील या कोलंबिया। तो इसका सही आंसर होगा ब्राज़ील, ग नंबर। ठीक है, कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राज़ील। तीसरा नंबर में दिया गया है, भारत में चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दार्जिलिंग, चिकमंगलूर, दक्कन पठार या पंजाब? तो भारत में चाय के लिए फेमस जो जगह है उसका नाम है दार्जिलिंग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी का एक और पार्ट है, 4 नंबर में है, चावल किस प्रकार के कृषि का फसल है? तो ऑप्शन दिया गया है, जीवन निर्वाह, खलवासी, पशुचारण, रोपण या वाणिज्यिक। तो चावल जो है वह जीवन निर्वाह के लिए प्रमुख फसल में से एक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर एक वाक्य में दीजिए। आपको एक वाक्य में इसका आंसर देना है। पहला है, आर्थिक क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन तरफ। प्राथमिक क्रिया का उदाहरण दीजिए। आपको बताना है कि प्राथमिक क्रिया क्या क्या होता है। तो कृषि, खनन, मछली पालन, पशुपालन, ये सारा का सारा प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, चलवासी पशुचारण भारत के किस राज्य में होता है? तो चलवासी पशुचारण जो है वो राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में चलवासी पशुचारण जो है वो होता है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, जूट के मुख्य उत्पादक देश कौन कौन से हैं? सिर्फ मुख्य उत्पादक देश बोला गया है, इसलिए हम लोग ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, यहाँ सीधा लिखेंगे भारत और बांग्लादेश। अब बढ़ते हैं 4 नंबर की तरफ। लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें पूछा गया है, कृषि से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो चलिए उत्तर देखते हैं। विभिन्न प्रकार के फसलों को भूमि पर उगाने की क्रिया को कृषि कहा जाता है। ठीक है, कृषि का अंतर्गत फसल उत्पादन, पशुपालन दोनों को शामिल किया जाता है। आप नहीं ये नहीं बोल सकते हैं कि कृषि करने का मतलब है कि सिर्फ खेतों में काम करना या खेतों में फसल उगाना। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, जीवन निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए उत्तर देखते हैं। जीवन निर्वाह कृषि जो है, कृषि का एक ऐसा तरीका है जिसमें किसान मुख्यतः अपने परिवार की आवश्यकता है तो कृषि का कार्य करता है। आप इसको ऐसे याद करेंगे, जीवन निर्वाह करने का मतलब है जीवन को जीने के लिए। ठीक है, इसमें प्रौद्योगिकी का उपयोग कम या नहीं के बराबर होता है, यानी मशीन ना के बराबर होता है, और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है, क्योंकि घर के जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो लोग ही खेत में काम कर लिया करते हैं। उदाहरण हो गया आपका मक्का और दलहन। अब आते हैं वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि क्या है? तो वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन मुख्यतः आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है। मतलब इसका मेन मोटो जो रहता है वो आपका बेच करके पैसा कमाना रहता है। इसमें प्रौद्योगिकी का उपयोग करके आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से कृषि की जाती है ताकि फसल ज़्यादा से ज़्यादा हो। तीसरा है, कृषि यंत्रीकृत या विस्तृत होती है। मानव श्रम का उपयोग कम होता है। मानव श्रम कम लगता है, लेकिन मशीनों का उपयोग जो है यहाँ पे ज़्यादा होता है। इसके उदाहरण हो जाएंगे आपका गेहूं और रबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास दिया गया है, भारत में गहन निर्वाह कृषि क्यों प्रचलित है? तो गहन निर्वाह कृषि
किसान साधारण औजारों से खेती करता है। इसमें क्या होता है गहन निर्माण में, तो साधारण औजार से भी खेती हो सकता है। इसमें श्रम की प्रधानता रहती है, इसमें लेबर जो है वो ज़्यादा लगता है। ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा भी कृषि कार्य में लगाया जा सकता है। आपके पास अगर थोड़ा सा टुकड़ा है तो चलिए आप उसमें भी खेती कर सकते हो। वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है, ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। ऐसी कृषि अधिक जनसंख्या वाले देशों में होती है। भारत एक सघन, थोड़ा नीचे करते हैं, आबादी वाला देश है। यहाँ खेती का आकार भी छोटा होता है। इन्हीं कारणों से गहन कृषि जो है हमारे देश में प्रचलित है। चौथा नंबर इसमें क्वेश्चन दिया गया है, किस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन बाजार में बेचने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, इसमें क्या है, मेन मोटो बाजार में बेचना होता है। अब हम लोग आते हैं अंतर स्पष्ट करे वाला पार्ट में। पहला क्वेश्चन दिया गया है, रोपण कृषि और वाणिज्यिक कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो रोपण कृषि, इस प्रकार की कृषि में रबर, कहवा, कोकोआ, चाय, मसाले, नारियल की एकल फसलें उगाई जाती है। इसमें बृहद, ठीक है, इसमें बृहद पैमाने पर श्रम एवं पूंजी की आवश्यकता होती है। सभी फसल निर्यात आधारित होता है। ठीक है, निर्यात आधारित होता है, मतलब इसको क्या है, बेचने के उद्देश्य से किया जाता है। इसका विकास मुख्य रूप से विकासशील देशों जैसे भारत हुआ, ब्राज़ील हुआ, श्रीलंका हुआ, मलेशिया हुआ, इंडोनेशिया हुआ आदि देशों में हुआ है। इसके बाद हम लोग दूसरा आते हैं वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि में क्या है, तो वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन मुख्यतः आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है। कृषि उत्पादन बाजार में बेचने के लिए किया जाता है। खेत बड़े फार्म की तरह होता है। इसमें उन्नत किस्म की बीजें और रासायनिक उर्वरक का उपयोग किया जाता है। उत्पादों को सुरक्षित रखने के लिए भंडार गृह का भी यहाँ पर में हम लोग को ज़रूरत पड़ता है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, विटीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। विटीकल्चर अंगूर के उत्पादन को कहते हैं। जहाँ पे अंगूर उगाया जाता है या अंगूर उत्पादन का जो प्रक्रिया है वो विटीकल्चर कहलाता है। विटीकल्चर वाइन शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। विज्ञान अंगूरों के उत्पादन और अध्ययन से संबंधित है। यानी विटीकल्चर विज्ञान जो है वो अंगूरों के उत्पादन और अध्ययन, यानी कैसे वो उत्पादन होता है और किस तरीक़े से हम उसका उत्पादन बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर संबंधित है। यह बाग में होने वाली गतिविधियों की श्रृंखला पर आधारित है। जब अंगूरों का प्रयोग शराब बनाने के लिए किया जाता है तब इसे विनीकल्चर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हॉर्टिकल्चर क्या है। तो हॉर्टिकल्चर कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फल फूल एवं सब्जियां आदि विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। तो उसे हम लोग हॉर्टिकल्चर के नाम से जानते हैं। मतलब उगाना और उगाने को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, मतलब फसल उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या क्या साइंटिफिक वे डाल करके, तो वही इसके अंदर आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है, रोपण कृषि एक प्रकार का वाणिज्यिक कृषि है। कैसे, यहाँ वाणिज्यिक होगा। ठीक है, क हट गया है। ठीक है, चलिए वाणिज्यिक, यहाँ भी क होगा। वाणिज्यिक कृषि फसल उत्पादन एवं पशुपालन मुख्यतः आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है। कृषि उत्पादन बाजार में बेचने के लिए किया जाता है। रोपण कृषि में रबर, कहवा, मसाले, चाय, नारियल की एकल फसलें उगाई जाती है तथा इन सभी फसलों को उत्पादों को बेचकर आर्थिक लाभ कमाया जाता है। रोपण कृषि का भी तो काम है, जो फसलें उगे उसको जाकर के मार्केट में बेचो और वहाँ से पैसा लो। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि रोपण कृषि जो है एक प्रकार का वाणिज्यिक या वाणिज्य कृषि है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2 नंबर, पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है, क्यों। ठीक है, तो पटसन को सुनहरा रेशा या सोने वाला रेशा भी कहा जाता है क्योंकि इसका रंग जो होता है वह सुनहरा होता है। यह अत्यंत उपयोगी रेशा है। पटसन एक रेशेदार फसल होती है जिससे हम लोग रस्सी, बोरी, तिरपाल, तंबू, कागज, थैले, कपड़े आदि जैसे वस्तु बनाने में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, चावल के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। तो चावल के लिए आवश्यक भौगोलिक दशा में बहुत सारा है, आपको 5 पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। पहला, प्राकृतिक, यह उष्ण कटिबंधीय उपज है। दूसरा जो होता है, जलवायु उष्ण आर्द्र जलवायु उपयुक्त होता है। तीसरा जो है, बोते समय जो तापमान है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड और पकते समय जो है वो 27 डिग्री होना चाहिए। ये थोड़ा कम बेसी भी होने से चलेगा। पकते समय खुला आकाश, चमकीली धूप और उपज को बढ़ाती है। चौथा नंबर है, वर्षा जो है वो आपका 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में उपयुक्त होता है। कम वर्षा वाले क्षेत्र में भी सिंचाई के लिए पानी की जरूरत पड़ता है।
पांचवा है मृदा चिकनी होनी चाहिए, गहरी दोमट मृदा होनी चाहिए जिसमें चीका और जलोढ़ की मात्रा जो है अधिक होना चाहिए। ठीक है, इसका 7 का दूसरा नंबर जो था वो आपका प्रोजेक्ट बेस्ड था, तो वो मैंने नहीं किया है, वो आप लोग कर लेना। ठीक है, और हो सके तो मुझे कमेंट में बता भी देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।